20 से ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और अब हरियाणा के अंदर भी गोरखपुर में और बालसमंद में 2 न्यूक्लियर प्लांट लगने जा रहे हैं। वही हमारे भाई प्रदीप जैन की पार्टी तो हमें अपोज कर रही है इस बात के लिए। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है देश को और जिसको आम आदमी चाहता है, आज जब इनकी पार्टी सरकार में थी हरियाणा के अंदर, जब इन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, उसको अप्रूव किया, अब पॉलिटिकल इशू बना के इस मामले को ये खराब करना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज देश को हालत यह है कि बगैर इलेक्ट्रिसिटी के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे पास पूरी हो तो लाखों लोग जो जिनको आज रोजगार नहीं मिल रहा उनको रोजगार मिल सकता है। लेकिन क्या है कि कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण आज उसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरा हुड्डा साहब इसमें यह मानना है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को 2 सेकंड के लिए साइड में भी रख दें उठा करके, कोल एनर्जी टेक्नोलॉजी वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट होल्ड ऑन। ठीक है, ये कभी से हमारे यहाँ पावर प्लांट्स चल रहे हैं, लेकिन आज आप देखें तो दुर्दशा उनकी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। कितने पावर स्टेशन हम देखते हैं जो मतलब इनवेरिएबली दे आर अंडर मेंटेनेंस, और या फिर वो किसी ना किसी, और जो आजकल खास एक कमी उठ करके आ रही है कि कोल इंडिया उनको कोल नहीं सप्लाई कर पा रहा टाइम से। देखिए, तो कोल की तो एक बात हुड्डा साहब हम करें चाहे न्यूक्लियर एनर्जी की चाहे कोल एनर्जी की, अल्टीमेटली जो एक आखिर में मुद्दा उठ के आता है कि मेंटेनेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट, एंड ऑब्वियसली द पॉलिसीज आर मेड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। जैन साहब, मैं आप पे आना चाहूंगा इस बात को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? कहां आप मतलब सोचते हैं कि बीजेपी की विचारधारा कांग्रेस से भिन्न है? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, बेहतर होता कि ये प्रश्न सबसे आखिर में होता, लेकिन फिर भी मैं उसको रिस्पॉन्ड देते हुए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलजुल कर चलने के लिए तैयार है। और जब और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या रही हैं, वहां पर ऊर्जा के क्षेत्र में असामान्य रूप से प्रगति हुई है। और सभी राजनीतिक दलों को मैं सहमत हूं इस बात से कि इन सबको आपसी सहमति बना करके देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसमें जिस तरह के व्यवधान या अड़चने आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करना सर, न्यूक्लियर पावर को लेके क्या स्टैंड है आपका? न्यूक्लियर पावर के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही 1998 11 मई और 13 मई को पोखरण में विस्फोट कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की सूची में शामिल कराया, और उसके बाद से ही न्यूक्लियर प्रतिबंध जो भारत पर लगे थे उसकी श्रेणी से बाहर आकर के ही न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत उतर सकता है, इस बात का पदार्पण हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को अच्छे से समझती है। आज देश में जिस तरह की ऊर्जा की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, उसके बारे में जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो थर्मल पावर से पूरी हो, हाइड्रो से पूरी हो, गैस से पूरी हो, सोलर एनर्जी से पूरी हो, और चाहे न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी हो, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों को, सभी वैज्ञानिकों को और सभी जो भी शक्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं, उसमें आर्थिक क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आप बेसिकली प्रदीप साहब, आप ये कह रहे हैं कि योर पार्टी इज इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। जी, लेकिन कई बार कुछ ऐसी वारदात होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, I'll come to them later on, like you, as you said, probably these issues should come a little later on. आदरणीय हुड्डा जी ने इसको प्रारंभ किया है। मैं कुछ अभी आना चाहूंगा, सिर्फ जो जड़मूल चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं। फायदे क्या, मतलब प्रोफेसर साहब आप बताएं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स पर से ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? देखिए, लेट्स से कोल और हाइड्रो और सोलर। मैं सबको टेक अप कर लेता हूं जी। उसमें क्या है, हमारे यहाँ पे एक कैलकुलेशन की जाती है कि रिस्क फैक्टर पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, राइट। ये एक मैथमेटिकल भी है, फिजिकल भी है, सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। रिस्क फैक्टर पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस्ड जी। अब ये फैक्टर जो है, कोल एनर्जी जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा है। अब वो कैसे रिस्क फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट के। अब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 3 व्हीलर चल रहे हैं रोहतक में, a lot of things could go wrong, a lot of things could go wrong, yeah. इस तरह से कोल एनर्जी है, उसका जो धुआं है, या लोग काम कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन से लद के कोयला जा रहा है, मतलब वो सारा रिस्क इसमें कवर्ड है। तो कोल एनर्जी जो है उसके लिए सबसे ज्यादा होता है जी।
विंड का उससे कम है, हाइड्रो का उससे कम है, और न्यूक्लियर का उससे कम है, और जो नेचुरल गैस से है ना वो बिल्कुल कम है जी। तो उसमें क्या है कि भाई न्यूक्लियर का भी जो रिस्क फैक्टर पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस्ड है वो कम है, तो इसलिए मेरे हिसाब से दिस शुड बी फेवर्ड एज फार एज रिस्क फैक्टर पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ये नहीं, मेरा किसमें यह भी मानना है, एक तो यूरेनियम सप्लाईज जो हैं, और आज जितना न्यूक्लियर पावर का वर्ल्ड में जनरेशन हो रहा है, दे आर अबंडेंट, सफिशिएंट इनफ हमारे देश में टू सस्टेन देम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हमारे देश में बहुत है। और दूसरा, मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात करूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को वो डिटर करता है, क्लाइमेट चेंज को, मतलब स्टॉपिंग इट इन अ वे, सो आई मीन दैट इज ऑल्सो गुड। और देख, जो सबसे बड़ी जो अहम बात सामने निकल के आती है वो ये है कि पर यूनिट वेट जी of nuclear fuel produces a million times more energy than let's say coal. 10 लाख गुना ज्यादा एक यूनिट जो है एनरिच्ड यूरेनियम का, वो ज्यादा शक्ति पैदा करता है, बशर्ते उतने ही यूनिट का हम कोल जलाएं या किसी और सोर्स से एनर्जी पैदा करें। नुकसानों पे आता हूं मैं, प्रोफेसर साहब, नुकसान बताएं आप इसके, क्या मतलब? इसमें नुकसान इस तरह के हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिए जी, आपने एनर्जी भी ले ली, भाई लोग खुश हो गए कि साहब बड़ी एनर्जी है। जब पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था, हाँ जी, और जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, उसने कहा था कि भैया अब ऐसा है, अब आप बिजली के मीटर को देखने की आवश्यकता नहीं, आपने बिल पे ही नहीं करना। सो मच ऑफ एनर्जी बिकॉज इट वाज फर्स्ट रिएक्टर। इतना ऊर्जा का उत्पादन होगा कि अरे इतना सा यूरेनियम डाला और इतनी एनर्जी है, तो वो कहने लगा कि भाई अपने मीटर वीटर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना करिए और बिजली जलाइए जितनी जलाना है। तो वो तो फर्स्ट वो था कि जोश में मतलब बोल रहे थे। अब विद टाइम क्या हुआ कि कई न्यूक्लियर रिएक्टर लग गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिस्क फैक्टर इसमें इतना हैवी और भारी इन्वॉल्व है जी। जो लोग वहां पे काम करते हैं उनकी मतलब पता नहीं है कि वो आज गए हैं और कल बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सर्टन है। प्रोफेसर साहब, मे बी प्रोबेबली आई विल नॉट अग्री विद यू ऑन दिस। वो आप कहते हैं कि नहीं ऐसा रेमेडियल स्टेप्स लिए गए वर्ल्ड ओवर, अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, मतलब विल कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन, जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इतना भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। लॉट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, देखो इंडिया है, इंडिया में भी आज की तारीख में 20 रिएक्टर्स चल रहे हैं। अनदर 5000 मेगावाट्स वुड बी एडेड विद इन द रनिंग ईयर ऑफ 2012. Not a single nuclear mishap, not a single accident. So I think if it is maintained properly, the reactor designs are proper. करना चाहता हूं। तो वो आपकी बात सही है। वो मैं उसमें, लेकिन एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा जैन साहब, लेकिन जो एक सबसे बड़ा मैं एक वो इसमें मानता हूं कि जो इनिशियल कॉस्ट है एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को सेटअप करने का, वो बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं दैट कॉस्ट इज वेरी एस्ट्रोनॉमिकल। और अगर उसके बाद चलो दैट इज अ वंस टाइम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, हाँ आपका फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल इज नॉट दैट कॉस्टली, ठीक है, इसका कोल है, आपको इट कंज्यूम्स, इतना ज़्यादा कोल यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, बहुत थोड़ा सा हमको न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। हाँ भाई, रॉल हम उसको जब माइनिंग से लेके आते हैं उसे हमें एनरिच करना है, ठीक है, एनरिच करके उसे हमें उसमें कोर में उसको बर्न करना है, फिर उसको रीप्रोसेस करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हम उसी फ्यूल को रीप्रोसेस करके, इनफैक्ट वी कैन व्हाट वी पुट इनटू द रिएक्टर, बर्न इनसाइड द रिएक्टर, वी गेट मोर आउट ऑफ द रिएक्टर। तो खैर उस पर भी आएंगे हम लोग, लेकिन जो सबसे बड़ा एक डर रहता है लोगों के मन में, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, एक फियर साइकोसिस है कि न्यूक्लियर रेडिएशन फॉलोआउट, वो एक मतलब जो भी चुनिंदा एक्सीडेंट्स हुए हैं दुनिया में, जिसमें आपका चेरनोबिल और फुकुशिमा अभी जापान में हुए एक्सीडेंट, उससे लोग बड़े भयभीत रहते हैं। तो देखिए उसके, चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं। जैसे हम कार में जाते हैं, ठीक है, हम डरते नहीं है, जबकि हमें मालूम है सबसे ज्यादा डेथ्स रोड एक्सीडेंट्स पे होती हैं, ठीक है, लेकिन एयर क्रैश से बड़ा डरते हैं। 5-6 कार कहीं एक्सीडेंट हो गई, ओके फाइन, बट एन एयरक्राफ्ट क्रैशेस, देन इट बिकम्स बिग न्यूज। और जबकि एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करना आज की तारीख में वन ऑफ द सेफेस्ट माना जाता है। इसके थोड़े इज इट द सेम प्रिंसिपल वर्किंग है प्रोफेसर? नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
वो भी जो मैंने कहा है पहले वो तो है ही है। हाँ जी, वो तो फर्स्ट पार्ट मैंने बोला था, बीच में ही आपने फिर वो ले लिया मुझे। सेकंड पार्ट ये है कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई कुछ भी बनता है ना, अल्टीमेटली इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, खत्म होना होता है। मैंने मकान बनाया, वो मकान खत्म होगा एक दिन, गिराना पड़ेगा मुझे। आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, जिस दिन मैं उसको डिसमेंटल करूंगा, डिकमीशन करेंगे, उसको मैं कहां लेके जाऊं, आप ये बताइए, कहां लेके जाऊं? इट इज फुल ऑफ रेडिएशंस। उसका एक एक हिस्सा, एक एक उसका गिलास भी पड़ा है ना, तो इसमें से भी रेडिएशंस निकल रही है और इतनी डेंजरस है। आई नीड नॉट गो इनटू दैट डिटेल। वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस हैं एंड दे आर सो डेंजरस। इतनी डेंजरस है कि मैं आप लोगों को ही बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि आप 2 सेकंड के लिए भी एक्सपोज हो गए ना, तो आपको आज पता नहीं लगेगा, आपको 10 साल बाद पता लगेगा कि अरे मुझे तो कैंसर हो गया। 2000 मेट्रिक कैंसर हो गया। 2000 metric tons is the amount of spent nuclear fuel that the reactors put out world over every year. Yes. अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहते हैं इसमें यहां भी आती है कि to store that spent fuel, a lot of people would give their right arm away to get hold of that fuel. टेररिस्ट हैं या कोई और कंट्रीज हैं जो अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री, क्योंकि इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड फील्ड, अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो उसको स्टोर करना, उसके लिए फैसिलिटीज बनाना, उसको बड़े बड़े कंक्रीट चेंबर्स बना के उसको ग्लास के साथ मिक्स करके, और उसको, क्योंकि हाफ लाइफ इसकी आई थिंक इज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो इसको डिके करने में इतना लंबा टाइम लगता है कि टू बिकम फॉर इट टू बी रेडिएशन सेफ, आई थिंक, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी जनरेशंस वुड पास बाय। लेकिन माना यह जाता है प्रोफेसर साहब, साइंटिस्ट का, कि एज टाइम गोस बाय एंड साइंस डेवलप्स, कोई ना कोई इसकी ऐसी एक टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जिससे इसको मतलब रेडिएशन फ्री हम तुरंत कर पाएंगे। अब मुझे तो ऐसा एज ऑन टुडे मुझे जितना ज्ञान है उस हिसाब से तो आज तक कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है नहीं, एंड दैट्स द बिगेस्ट। नहीं, दैट टेक्नोलॉजी इज अवेटेड, आई मीन नो अवेटेड अल्टीमेटली नहीं। व्हाट इज द चॉइस? हुड्डा साहब आप बताएं, चॉइस क्या है? ठीक है, तो चॉइस तो क्योंकि आइडियल तो कोई चीज नहीं होती, कहीं कुछ फायदा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो नुकसान जुड़ के आएंगे ही। वी हैव टू मैनेज इट। लेकिन आज जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रगति हो रही है, उसमें इसका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है, और इससे लोगों को रोजगार बहुत बड़ी संख्या में मिल रहा है। और ये हमारे जो कोल के हैं, ये 50-60 साल में हमारे खत्म हो जाएंगे जी, तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है जी। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है। ये प्रोज एंड कॉन्स तो सबके होते हैं, फायदे नुकसान तो हर चीज के होते हैं जी जी। कहीं भी आप जाओगे उस चीज के फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत जरूरी है न्यूक्लियर प्लांट लगाना, और ज्यादा से ज्यादा इस देश में लगेंगे तो उसका फायदा नहीं। अगर मैं बात करूं, हमारे जो प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं जैन साहब, 2020 तक 20 गीगावाट्स जी is what we are striving to achieve. By 2032 the figures would go up to as much as 63,000 megawatts. आई मीन जो अभी तक हमने देखा है, जो करंट सिनेरियो है, जिस पेस पे काम चलते हैं, कहीं भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात अभी हुई नहीं होती कि वहाँ प्रोटेस्ट पहले शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टू डिटर दोस प्लांट्स। कुडकुलम में आपने देखा क्या, एवरीबडी इज सीन, मतलब इतना प्रॉब्लम, नहीं तो प्लांट वुड हैव कम ऑन लाइन, रिएक्टर वुड हैव कम ऑन लाइन अ लॉन्ग टाइम बैक। क्रिटिकलिटी उनको कब तक